स्वागत है व्यूअर्स BQ प्राइम और NDTV की तरफ से। हम इस समय हैं फिजिक्स वाला के हेड ऑफिस में, जो कि है नोएडा में। फिजिक्स वाला के करीब 11,000 एम्प्लॉयज़ हैं और ये एक प्रॉफिटेबल एडटेक यूनिकॉर्न है। हम आए हैं फिजिक्स वाला नोएडा ऑफिस में बात करने उनके को फाउंडर प्रतीक महेश्वरी और CEO ऑफ ऑनलाइन बिजनेस अभिषेक मिश्रा से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सो आप फिजिक्स वाला की एक जर्नी के बारे में आप हमें बता सकते हैं, जो कि 2000 से 20 में ही शुरू हुए है, राइट? और अब यूनिकॉर्न भी बन गई है। तो एक हमें समरी दे दीजिए पिछले 3 साल की। फिजिक्स वाला की बिजनेस जर्नी 2020 से स्टार्ट हुई, बट अलग सर ने फिजिक्स वाला को 2016 के अंदर ही यूट्यूब चैनल की अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी। तो ओवरऑल जर्नी जो बनती है हमारी 7-8 साल की बनती है। 2020 में मिड ऑफ कोविड के अंदर हमने पहला अफोर्डेबल कोर्स लॉन्च किया और बहुत ही ज़्यादा बच्चों ने उसको पसंद किया। तो जब कोविड में बाकी सारे एडटेक अपने प्राइसेस बढ़ा रहे थे, तब हम एक बहुत ही अफोर्डेबल सोल्यूशन लाए, क्योंकि उस समय एवरीवन वाज स्ट्रगलिंग, सारा भारत लॉकडाउन के अंदर था। और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई और पहले साल हमने कुछ 1.5 लाख बच्चे पढ़ाए, अगले साल हमने 5.5 लाख बच्चे पढ़ाए और फिर लास्ट ईयर हमने कुछ 16.5 लाख बच्चे पढ़ाए। तो वहाँ से एक्सपोनेंशियल जर्नी हमारी स्टार्ट हुई। और अभिषेक विल पुट मोर लाइट ऑन दिस। अभिषेक, आप बताएं। जर्नी के 3 इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप कह सकते हो। पहला इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये था कि जब अलग सर ने जर्नी स्टार्ट की 2016 में, तो उन्होंने वो ब्रांड बिल्डिंग उसी समय से चालू कर दी थी। 2020 में हमने उस डिस्ट्रीब्यूशन जो अलग सर ने यूट्यूब पर बनाया था, वो जो ट्रस्ट बिल्ड किया था, उसको हमने थोड़ा और एश्योरेंस बढ़ा दिया जब हमने अपने मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये दूसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट था। और तीसरा इन्फ्लेक्शन पॉइंट आया जब हमने 2022 में जब हमने फंड रेज किया। क्योंकि फंड रेज के पहले द बिजनेस वाज ऑलवेज सेम। हम सेम, मतलब हमारी स्टोरी फंडिंग के अधीन नहीं थी। मतलब हम कैश खुद जनरेट कर रहे थे। 100 करोड़ प्लस हमारे बैलेंस शीट में सरप्लस था कैश का। बट फिर भी परसेप्शन टुवर्ड्स द बिजनेस, परसेप्शन टुवर्ड्स द कंपनी चेंज हो गई। और एक साल में हमने 1000 एम्प्लॉय से 11,000 एम्प्लॉय तक की जर्नी, ये जो ग्रोथ जर्नी है, ये हम चार्ट कर पाए। तो उसमें फंडिंग का जो परसेप्शन था, वो भी काफी उसने हम थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाए। हम बच्चों के बीच में तो पहले भी पॉपुलर थे, फिर हायरिंग थोड़ी आसान हो गई हमारे लिए और एक्सपेंशन थोड़ा फास्ट हो गया। ये सब फंड रेस के बाद में हो पाया। तो जो बाकी एडटेक कंपनीज है वो मुनाफा नहीं दिखा पा रही हैं अपनी बैलेंस शीट पे, काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। तो आपके लिए जो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट था, मैं वो कहूँगा कि वो सही होगा कहना कि वो अलक पांडे का जो कम्युनिटी बिल्डिंग है, उससे आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत लो हो गई। हाँ, ये एक प्राइमरी रीजन रहा। तो हमने कभी भी बिजनेस बनाने पे फोकस नहीं किया। हमने हमेशा से बच्चों को पढ़ाने पे फोकस किया, कि उनकी पढ़ाई अच्छे से हो, वो जेई नीट और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट हों। तो फोकस हमेशा से टीचिंग रहा, एकेडमिक्स रहा। वो मेरे ख्याल से मिसिंग है बहुत सारे अदर एडटेक्स के अंदर। तो कभी भी हमने सोचा नहीं था कि हम यूनिकॉर्न बनाएंगे, 10,000 लोगों की कंपनी बनाएंगे। हम हर बार इस प्रॉब्लम्स को इसी तरह से देखते थे कि हम बच्चों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करेंगे, हम किस तरह के कोर्सेज लाएं जो कि उनकी पढ़ाई को ईजी बनाए, किस तरह के टेक और प्रोडक्ट के अंदर फीचर्स लाएं जो उनका टाइम बचाए। तो ये बहुत फंडामेंटल डिफरेंस था। और डेफिनेटली कम्युनिटी बिल्डिंग जो है, हमने पूरे मार्केट को हमने ही, मतलब लाइक एडटेक के अंदर, इसी के अंदर वी वर द पायनियर जिन्होंने कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस किया, फ्री कंटेंट डिलीवरी पे फोकस किया, जिससे कि हमारा स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने का कॉस्ट नेग्लिजिबल है। तो दैट इज द की रीजन। एंड मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जब हमने लास्ट ईयर इतनी सारी पार्टनरशिप्स की, हमने लगभग 8 अदर एडटेक्स को आइडेंटिफाई किया, जिसको हमने पीडब्ल्यू के साथ जोड़ा। तो हमारी लर्निंग ये रही कि मैं वो स्टेटमेंट को करेक्ट करूंगा कि सिर्फ फंडेड एडटेक्स मुनाफा नहीं कमा पा रही हैं। नॉन फंडेड एडटेक्स हमें इस जर्नी में काफ़ी मिली, जो प्रॉफिटेबल हैं। और उसका रीज़न ये है कि बिकॉज दे डोंट हैव फंड्स टू बर्न, तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व करें। इफ दे आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, तो उस केस में रेवेन्यू, प्रॉफिट्स, ये सब बाई प्रोडक्ट्स है, ऑब्वियस बाई प्रोडक्ट्स है, वो आ ही जाती है। तो योर फोकस टुवर्ड्स शुड बी टुवर्ड्स स्टूडेंट आउटकम्स। एक्चुअली FY22 में आपके करीब 100 करोड़ रुपए पहुंच गए थे मुनाफे में। FY23 और 24 के लिए क्या प्रोजेक्शंस रहेंगी? देखो, मुनाफा, रेवेन्यू, ये सब तो नंबर्स है, लेकिन एज वी सेड कि वी ओनली वैल्यू द स्टूडेंट्स रिजल्ट्स। बट फिर भी सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, तो करंट FY23 के अंदर हम 800 करोड़ के आसपास हमने क्लोज किया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि पिछले साल से 3 गुना हुआ है। प्रॉफिटेबिलिटी 15 to 20% ऑफ दिस नंबर वी आर कीपिंग इट। करंट ईयर
जो FY24 है इसके अंदर वी आर एमिंग 2400 CR ऑफ रेवेन्यू एट अ ग्रुप लेवल एंड अ बिग चंक ऑफ दिस इज ऑलरेडी रियलाइज्ड एंड तो वो हम ऑलरेडी रियलाइज कर चुके हैं क्योंकि सीजनल नेचर होता है टेक का, लेकिन जनरली आप कोर्सेज फीस शुरुआत में ले लेते हैं कोर्सेज स्टार्ट के, तो रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वी आर डूइंग अमेजिंग। अभिषेक, एक सवाल आपसे। ऑफलाइन हम पीडब्ल्यू को और जाते हुए देख रहे हैं और विद्यापीठ खुल रहे हैं, तो इसमें ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन का क्या मिक्स रहेगा पीडब्ल्यू के लिए? सर, हम ट्रेडिशनल ऑफलाइन प्लेयर्स की तरह नहीं है। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स है वो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी अनेबल्ड हैं। सारे टच पॉइंट्स पर टेक्नोलॉजी है, फ्रॉम द फर्स्ट टच पॉइंट ऑफ एडमिशंस टू द टच पॉइंट्स ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस टू डाउट्स, पोस्ट क्लास सर्विसेज, वो सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का बहुत ही डीप इंटरलेसिंग है। ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है, अगर आप किसी स्टूडेंट से आज जाके पूछेंगे तो वो सिर्फ यही कहेंगे कि सर हम तो हाइब्रिड है, हम ऑनलाइन कोर्सेज भी रेफर करते हैं, हम ऑफलाइन कम्युनिटी का भी एक्सपीरियंस लेते हैं। तो हमारे माइंड में कोई डिवीजन नहीं है। इट इज जस्ट वन मोर एरिया ऑफ प्रेजेंस वेयर आवर स्टूडेंट्स वांटेड अस टू बी। वो चाहते थे कि हम वहाँ रहें, तो इसलिए हम ऑफलाइन में हम गए। इट इज स्टूडेंट दैट डिराइव्स कि हमें क्या अगला स्टेप लेना है। तो क्वेश्चन इन्होंने मिस कर दिया। ऑनलाइन और ऑफलाइन में रेवेन्यू स्प्लिट 60-40 है। 60% ऑनलाइन है, 40% ऑफलाइन है, और बाकी सब जो उन्होंने बोला वो ठीक था। और इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट स्ट्रेंथ भी अगर आप देखोगे, 95% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑनलाइन है, 5% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रेंथ ऑफलाइन है। सो ऑनलाइन इज स्टिल द बेडरॉक ऑफ। एक आखिरी सवाल आप दोनों से। एडटेक में थोड़ा खौफ का माहौल कह सकते हैं, हम देख रहे हैं बाईजूस में क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मिस गवर्नेंस के एलिगेशंस हैं। आप दोनों के उस पर क्या विचार हैं कि एडटेक सेक्टर में उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? थोड़ा जो ये है मेरे ख्याल से थोड़ा मीडिया सेंट्रिक ज्यादा है। मुझे लगता है कि बच्चे तो हाइब्रिड हो चुके हैं और ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टीचिंग ऑनलाइन, हमारे नंबर्स हर साल जो है बहुत तेजी से राइज कर रहे हैं। बच्चों के बीच में तो मतलब बहुत ही कंफर्ट है ऑनलाइन को लेकर के। आफ्टर ऑनलाइन आप देखेंगे कि उनके रिजल्ट्स, आउटकम्स, कट ऑफ सब इंक्रीज हो रही है। अब टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के बच्चे भी अच्छे टीचर्स की अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है ऑनलाइन ने बहुत फेयरली उसको सॉल्व किया है। तो एडटेक ने काफी हद तक बच्चों की लाइफ को तो ईज बनाया ही है। बट हाँ, लेकिन देयर हैव बीन सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज इन द सेक्टर, जो कि मतलब ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स के अंदर प्रेजेंट होते ही हैं एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। और 1 or 2 player may be struggling with their business models, like but I think edtech is a very promising sector. A lot of young entrepreneurs को मैं कहूँगा कि they should try out different business models in edtech, और it's a very very promising and futuristic sector for the country, and especially for the country like India के अंदर एडटेक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जहाँ पर एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जहाँ पर एजुकेशन को अच्छा करके ही हम कंट्री के बाकी मैट्रिक्स को अच्छा कर सकते हैं। और मैं इसमें बस यही ऐड करूंगा कि एजुकेशन जो है वो रिसेशन प्रूफ है। सो इन वन गो एजुकेशन एज अ सेक्टर इज वेरी प्रॉमिसिंग। दूसरा मैं ये कहूँगा कि सब लोग पूरे सेक्टर को कुछ कंपनियों के लेंस से ना देखें। सेक्टर एज अ होल इज प्रॉमिसिंग। मैं आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि सिर्फ 5 सारे एडटेक्स मिला के सिर्फ 5% K-12 के बच्चों को ही सर्विस कर पा रहे हैं। मतलब वो रूम टू सर्विस, रूम टू इनोवेट बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉमिसिंग सेक्टर है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जहाँ तक की बात आती है, वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है ब्रॉडली। लीडरशिप से फ्लो करता है, उसका जो डिसिप्लिन है लीडरशिप से फ्लो करता है। मैं ये कहूँगा कि हम फॉर्चुनेट है कि हमारे लीडर्स ने उसको डे 0 पे ही काफ़ी फोकस किया था, बिकॉज हम वी डिडंट स्टार्ट बाय अ फंडेड मींस, तो वी हैड टू मेंटेन द डिसिप्लिन। वो फ्रुगैलिटी जो है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फंडामेंटल प्रिंसिपल बनती है। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी, जो हम जो भी करते हैं उसमें हम ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हैं अपने इन्वेस्टर्स की तरफ, अपने बच्चों की तरफ। ओवर प्रॉमिस, ओवर कमिट नहीं करते हैं। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रूथफुलनेस, एंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम विद टाइम। तो जैसे जैसे आप इवॉल्व करेंगे वो टाइम के साथ आते रहती हैं। प्रॉब्ली जब वो इवोल्यूशन के एक जर्नी पे आ जाएगी तो पीडब्ल्यू भी उस जर्नी को लेके पब्लिक मार्केट में एक बढ़िया स्टोरी की तरह प्रेजेंट करेगी। To sum up all these 3 points, it boils down to a culture. आपका कल्चर कैसा है? गवर्नेंस और कल्चर जो कंपनी का है हैंड इन हैंड जाता है। और मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टार्टअप जो इंडिया का लैंडस्केप है वो बहुत ही यंग है।
और entrepreneurs are learning the importance of governance day by day, और इट्स बिकमिंग अ नॉन नेगोशिएबल। और गवर्नमेंट तरफ से भी इनफ मेजर्स हैं कंट्री के अंदर, इनफ रेगुलेशंस हैं टू स्ट्रेंथन द गवर्नेंस इन स्टार्टअप्स। तो होपफुली और बेटर स्टार्टअप्स देखने को मिलेंगे हमें इन फ्यूचर।